आज हमारा चैप्टर शुरू होगा रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को दोबारा बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल हो सकती है। रिप्रोडक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है भी, सही आप पढ़ भी सकते हैं उसमें से। रिप्रोडक्शन इज अ स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि इंसान का बेटा इंसान हो, डॉग का बेटा डॉग हो, चमगादड़ का चमगादड़, चींटी का चींटी, ठीक है। तो वो है, ऐसा नहीं कि आदमी ने कुत्ता पैदा कर दिया, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कहेगा, सेम स्पीशीज का आना चाहिए, ठीक है। आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है, क्योंकि हमने पहले लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है दो तरह के लाइफ प्रोसेस होते हैं। एक होता है एसेंशियल जिससे हम जिंदा रहते हैं, और एक होता है नॉन एसेंशियल जिससे हम जिंदा नहीं रहते। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनमें से एक भी रोक दिया जाएगा तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, आपकी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बंद हो सकता है। लेकिन नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में आता है रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस ना करे तो ऐसा नहीं है कि मर जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर आज से रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही खत्म कर दे तो आज से 90 या 100 या 105 साल बाद में इंसान बचेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी उम्र होगी जितने होंगे सब जी लेंगे। आज जो बच्चा पैदा होगा 100 साल और जी लेगा, फिर सबके सब मर जाएंगे। तो किसी भी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए ही रिप्रोडक्शन किया जाता है। चलिए, अब इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन हमारे पास है, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस से होता है, ठीक है, और माइटोसिस में कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जब माइटोसिस होता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से ही ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए कैसा होगा, यूनिपेरेंटल होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, इसमें कोई नया कैरेक्टर नहीं आता, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में भी होता है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ठीक है, और भी आगे चलोगे तो बडिंग और रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब आपके पास, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे के सारे जो हैं आपके पास कैसे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आया। इन केस कोई नया कैरेक्टर आया तो उसकी एकमात्र वजह है डीएनए कॉपी के मैकेनिज्म में कोई एरर आ गई होगी, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है जिसमें गैमेट बनाने की क्षमता होती है। जैसे ह्यूमन यानी कि वर्टिब्रेट्स की बात कर लूं, उनकी बात कर लो, फ्लावर्स की बात कर लो, ये सब के सब, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन पर देख लेना। तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सर्टेन बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन and forms new individuals of the same kind is called asexual reproduction. Second point, the daughter organisms are identical to the parents. Third point, it is uniparental in which gametes are not formed. Sexual reproduction, the mode of reproduction in which the new individuals are formed through the process of formation and fusion of gamete. Gamete का formation भी होगा, वो फ्यूज भी होंगे। ये सारी चीजें हमने पहले भी देखी हुई है छोटी क्लासेस में। द डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, क्योंकि इसमें दो अलग अलग गैमेट मिलते हैं, और गैमेट बनते समय आपके पास जीन रिकॉम्बिनेशन भी होता है। याद होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जब अलग अलग होते हैं तो एक बार गले मिलते हैं, उस वक्त जीन का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर और जीन रिकॉम्बिनेशन। उस वक्त द डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। अगर आपके पापा मम्मी सेम ही हैं, मतलब आपकी बहन आपके भाई के पापा मम्मी भी वही हैं जो आपके हैं, तो भी आप दोनों आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। आपके कई कैरेक्टर्स, आपकी शक्ल, आपके कैरेक्टर्स उनसे काफी डिफरेंट होंगे। आपका आईक्यू लेवल उनके आईक्यू लेवल से बहुत अलग होगा, आपके सोचने समझने का तरीका अलग होगा, क्योंकि वो एनवायरमेंट से आता है। आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, आपकी सोच वहां डेवलप होती है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, आप प्रोग्रेस करें,
सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो अपनी संगत का रखना है। बस आपने संगत सही कर दी, आप बिगड़ोगे ही नहीं कभी लाइफ में, और लाइफ में कभी बुराई आपको मिलेगी भी नहीं, और लाइफ आसानी से गुजरेगी। अगर आपने संगत बुरी कर दी ना, तो फिर आपका भगवान भी मालिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए ओके, हम आगे बढ़ते हैं, बात वरना निकल जाएगी। और ये बाई पेरेंटल होता है क्योंकि दो गेमिट होंगे, मेल गेमिट फीमेल गेमिट, दोनों अलग अलग पेरेंट से बनेंगे, वो फॉर्म होंगे, वो मिलेंगे, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। चलिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला हमने पढ़ना है फिशन। हेडिंग डालिए फिशन। तो अमीबा की बातें हम करेंगे। सपोज कीजिए ये कोई अमीबा है और ये इसमें न्यूक्लियस है, यही इसकी सेल है, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, और ये इसका साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सब यही होंगे। क्लियर? तो जब अमीबा में रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो अमीबा अपनी बाकी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कम कर देता है। तो वो कम करने के बाद उसके पास आती है एनर्जी। उस एनर्जी से यहां पर एक छोटी सी नॉच बनती है, खांच बनती है, जो आगे की तरफ प्रोसीड करती जाती है। ये न्यूक्लियस थोड़ा सा स्पिंडल शेप में हो जाता है, इस तरह से, और ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, और ये खांच थोड़ी सी और गहरी हो जाती है, और उसके बाद में ये फ्यूज हो जाएगा और आपके पास दो सेल अलग अलग बन जाएगी। देखिए, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइड हुआ है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, और ये साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस। लिख लीजिए इसको। तो पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। हालांकि ये टर्म्स नहीं है एनसीईआरटी में। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सीपी बोले तो साइटोप्लाज्म, कनॉट प्लेस नहीं। ये दो पार्ट में बट गया, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। यूनिसेलुलर में हो रहा है। जैसे जैसे सेल कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, मतलब सेल से टिश्यू बनते जाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, फिर सिस्टम बनेंगे, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी चेंज होता जाता है। चलिए, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसकी थियरी में क्या है एनसीईआरटी में। अमीबा रिप्रोडक्शन, आप उसमें स्क्रीन में देख लीजिए। रिप्रोडक्शन मोड इज बाइनरी फिशन, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कहता है न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में एक अपीयरेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन, एक खांच जैसी, एक नोच जैसी बनती है, ठीक है, तो वो बन जाती है, बाकी कुछ नहीं है। दैट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स, जो धीरे धीरे अंदर जाकर के साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांट देती है। फाइनली टू डॉटर सेल्स और ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड। इट, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी फिशन। कब होता है ये होता है फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन का मतलब अमीबा को फूड पूरा मिल रहा है, पानी भी है, टेम्परेचर भी फेवरेबल है, और तो क्या ही चाहिए जिंदगी में। तो फेवरेबल कंडीशन में आपके पास बाइनरी फिशन करता है अमीबा। अदरवाइज अमीबा सिस्ट भी बना सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सिस्ट बना सकता है, बीज जैसी कोई चीज बना करके वो पड़ा रहता है चुपचाप, डेड बॉडी की तरह सिस्ट बनता है। वो है नहीं सिलेबस में, तो क्या है, ठीक है, ठीक है। इसमें कवरिंग नहीं होती, पेलिकल का लेवल नहीं होता इस पर। चलिए, तो बाइनरी फिशन हो गया, और
ऐसा ही ये हो सकता है, अमीबा में भी हो सकता है और यूग्लिना में भी होता है। ठीक है, पैरामीशियम में मल्टीपल फिशन होता है। बात करते हैं, पहले लिख लो। तो ये था आपके पास बाइनरी फिशन। हाँ हाँ, अमीबा के नीचे क्या है? अमीबा के नीचे ये यूग्लिना, ई आया तो है, ई हो, ये मैंने डबल ही लिख दिया, सॉरी। यूग्लिना। तो ये क्या होता है? अमीबा क्या होता है बताना, अमीबा क्या होता है, फिर मैं उसी हिसाब से समझाऊंगा ना कि यूग्लिना क्या होता है। भाई बता भाई अमीबा के बारे में, अमीबा क्या होता है पहले तो ये बता। गूगल कर ये यूग्लिना और उसका फोटो देख ले, अमीबा की मौसी का लड़का है। ठीक है, और इसके बारे में एक यूनिक बात भी याद थी मुझे, यूग्लिना शायद फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। ये प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक है। आइए, मल्टीपल फिजन। एक बड़ा सा इसमें फ्लेजेला होता है, करता रहता हूं। आइए, मल्टीपल फिजन। पैरामीशियम, पैरामीशियम में होता है इन पैरामीशियम। अमीबा के क्लास का है, क्लास फेलो, सेम क्लास में पढ़ते हैं दोनों। पैरामीशियम में बता दूं आपको, आपने मलेरिया सुना है? मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है? पैरामीशियम की वजह से। और पैरामीशियम को लाता कौन है आपके पास? फीमेल एनाफिलिज, जो मच्छर होती है वो लाती है। तो वो क्या करती है, पैरामीशियम को आपके ब्लड के अंदर डाल देती है, फिर पैरामीशियम का लाइफ साइकिल चलता है और उस हिसाब से आपको मलेरिया होता है। मलेरिया भी 4 टाइप का होता है। तो ये वही चीज है पैरामीशियम। सपोज कीजिए ये पैरामीशियम है और इसमें एक है न्यूक्लियस और ये इसका सेल मेम्ब्रेन और ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या होता है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करता है। कौन सा डिवीजन? सोचना क्या है, माइटोसिस, एसेक्सुअल चल रहा है ना, तुझे क्या सोचना है। तो ये इसमें डिवीजन होता है, 1 से 2, जैसे ये है 1 है, इससे 2 बन जाएंगे, फिर ये 2 फर्दर डिवाइड होकर के 4 बना लेंगे, फिर 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16 बन जाएंगे, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से बढ़ते ही जाते हैं। तो ये एक बॉडी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी। और इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। तो अब ये साइटोप्लाज्म हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन बनाना शुरू करता है। तो धीरे धीरे इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन बनने लग जाती है। इस तरह से बन गए सेल मेम्ब्रेन। अब ये होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, फिर ये फट जाएगा। ठीक है, और ये सब जाएंगे निकल। इस तरह से। ठीक है, और इनके निकलने के बाद
ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है हर एक, ये पड़े रहेंगे जमीन में। कब तक? जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो हर एक से एक पैरामीशियम बन जाएगा। तो एक से कई सारे पैरामीशियम बने, इसलिए हम बोलेंगे मल्टीपल फिशन। ठीक है, बनाइए इसको। अरे ये प्लाज्मोडियम है यार, ये पैरामीशियम कहां से दिमाग में आ रहा है मेरे? ये प्लाज्मोडियम है, सॉरी, सारी कहानी प्लाज्मोडियम है, मैं नाम चेंज कर गया। ये प्लाज्मोडियम है, सॉरी, चेंज कर लेना इसको, प्लाज्मोडियम कर लेना। ये पैरामीशियम क्यों दिमाग में आ रहा है मेरे? ओके, तो ये है आपका मल्टीपल फिशन। ठीक है, अब इसमें एक नोट भी है नीचे की तरफ कि अमीबा जो होता है इसमें बाइनरी फिशन उसकी बॉडी के यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन आपके पास यूग्लिना जो होता है, जो इस तरह की स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, उसमें बॉडी विप लाइक लेशमानिया, यूग्लिना कहां याद आ रहा है, लेशमानिया डोनोवनी, हाँ लेशमानिया, जो काला अजर करता है, काला अजर डिजीज करता है। हाँ, लेशमानिया काला अजर डिजीज करता है। जो काला अजर डिजीज होती है, बुखार आता है इसमें। ठीक है, तो काला अजर डिजीज जो करता है लेशमानिया, उसकी विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहीं से कंस्ट्रक्शन बनेगा, जबकि अमीबा में कंस्ट्रक्शन कहीं से भी पड़ सकता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, याद कर सकते हो आप। चलिए, तो ये हो गया आपके पास प्रोटोजोआ में दो तरह का, एक बाइनरी फिशन, एक मल्टीपल फिशन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रोटोजोआ से और बात करते हैं हमारे पास सिलेंट्रेटा की, निडेरिया, जिसमें आता है हाइड्रा। तो अगला लिखिए बडिंग। बडिंग यीस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रा में, पहले हम यीस्ट में पढ़ाते थे ये चीज। सपोज कीजिए ये आपके पास हाइड्रा है और ये इसके टेंटिकल्स हैं, ऐसा है। ठीक है, और ये इसमें कैविटी होती है, सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं इसको, और ये किसी आधार से चिपका हुआ है। ये आपके पास हाइड्रा जैसा गंदा सा डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ बन जाती है सबसे पहले। हाँ, जिसको आप क्या कहते हो, बड। कौन से डिवीजन से बनी होगी ये? माइटोसिस से बना है। और ये बड धीरे 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 बड़ी होती जाती है इस तरह से, और ये सिलेंट्रॉन कैविटी की भी एक ब्रांच इसके अंदर कैरी कर देता है इस तरह से। फिर ये और बड़ा होता है, और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है, मिच्योर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो यहां से सेपरेट हो जाता है, एक नया हाइड्रा आपकी जिंदगी में आ जाता है। खत्म, बना लीजिए इसमें भी। तो अच्छा, ऐसे ही मैं यीस्ट में भी बता देता हूं आपको। सपोज कीजिए ये यीस्ट है, तो इसमें सबसे पहले एक बड बनती है ऐसे, ये सबसे पहली बड है। इसके बाद में फिर एक और बड बनती है इस तरह से, तो पहली वाली बड यहां आ जाती है, दूसरी वाली यहां आती है, फिर ये और आगे आगे खिसकता है। तो इस तरह से कई सारी बर्ड्स इसमें बनती जाती है, फिर बाद में एक साथ अलग हो जाते हैं, कंडीशन फेवरेबल आती ही सारी अलग हो जाएगी। तो सबसे नई वाली बड ये वाली होती है, न्यूएस्ट।
और ये होती है ओल्डेस्ट। सर ये यूनिसेलुलर होता है। हाँ, तो यीस्ट में इस तरह से बडिंग होती थी। पहले हम ये वाली बडिंग पढ़ाते थे, अब हम ये वाली पढ़ाते हैं। चलिए, तो बेसिकली बड क्या है? बड है आउटग्रोथ, जो कि माइटोसिस से बनी है और एक छोटी सी रिप्रोडक्टिव बॉडी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। अच्छा, पहले तो है अब व्हाट इज बड, डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन हाइड्रा। तो बड क्या है? अ बड इज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंटल बॉडी, एक पेरेंटल बॉडी पर छोटी सी आउटग्रोथ, जो कि किससे बनती है? माइटोसिस से। ये काम मत करो, कोई भी करे, ठीक है। आउटग्रोथ जो बनती है वो माइटोसिस से बनती है और फिर ये जाकर के पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपके, अ बड इज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंटल बॉडी दैट स्प्लिट्स अवे फ्रॉम द पेरेंट एंड ग्रोस इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये है बड। अब इसके अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बड अपीयर्स ऑन द एडल्ट बॉडी ऑफ हाइड्रा। एडल्ट बॉडी पे होगा, बच्चों में नहीं होगा, राइट, ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ओके। द बड स्लोली एनलार्जेस, धीरे 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 बड़ी हो जाएगी एंड डेवलप इनटू अ न्यू हाइड्रा ऑन द बॉडी ऑफ द प्लेनेट। ये काफी हद तक डेवलप हो जाता है बॉडी में ही। ठीक है, और फिर फाइनली इट सेपरेट्स एंड ग्रोस इनटू अ न्यू हाइड्रा। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो ये था आपके पास बडिंग। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, तो अब बात ये आती है कि वो था यूनिसेलुलर अमीबा, इसके बाद में ये हो गया मल्टी सेलुलर। ठीक है, यहां से मल्टी सेलुलरिज्म चालू हो जाता है। तो बात ये होती है कि इन लोगों में, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में बडिंग वो बाइनरी फिशन क्यों नहीं होता? हमें भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास सेल्स बहुत है, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। ठीक है, जिसकी वजह से सिंपल बाइनरी फिशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता। एक बार पढ़ देता हूं आंसर। एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबकी बॉडी का प्लान अलग अलग है। जैसे हाइड्रा की बात करो, हाइड्रा खाएगा यहीं से और इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल भी यहीं से जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं थैला लाइक स्ट्रक्चर। थैले को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बैग। बैग लेवल का ये आपका पॉलीबैग जैसा है इसका बॉडी प्लान। क्या बॉडी प्लान इसका अलग है, हम लोगों का अलग है। ठीक है, तो ये कहता है कि अलग अलग बॉडी प्लान होता है सबका। चलिए, सेक लाइक बॉडी प्लान, अब याद आया। ठीक है, तो एज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट ए डेफिनेट पोजीशन। हमारी बॉडी में हर एक, ऐसा तो है नहीं कि किसी का हार्ट यहां पे हो, ठीक है, अकल हो सकती है बट हार्ट तो यही मिलेगा। ठीक है, डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन, दस ड्यू टू केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सिंपल फिशन कैन नॉट मीट द, ठीक है, मतलब बहुत अलग से बॉडी डिजाइन होती है मल्टी सेलुलर में, इसलिए सिर्फ बडिंग, सिर्फ आपका बाइनरी फिशन से काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं रीजनरेशन की। हेडिंग डाली है रीजनरेशन। छोटा छोटा हमें आइडिया दे रहा है कि किस किस तरह से बाकियों में रिप्रोडक्शन होता है और कैसे कैसे रिप्रोडक्शन देखिए इवॉल्व होता जा रहा है। रीजनरेशन, बेसिकली रीजनरेशन क्या होता है? लॉस्ट या डेस्ट्रॉयड बॉडी पार्ट का दोबारा बन जाना, इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। हम लोगों में भी रीजनरेशन होता है। अगर हमारे यहां से कट जाएगा तो ये हथेली दोबारा बन जाती है। क्लियर? ऐसे ही छिपकली की बात जनरली मैं बताता हूं। छिपकली अगर कहीं पर दब जाती है या आप पकड़ लेते हो तो वो अपनी पूंछ छोड़ जाती है कि आप मुझे मिस करोगे बाद में, कीप इट। और बाद में वो अपनी पूंछ खुद बना लेती है। वो भी आपका क्या, किसका एग्जांपल है? रीजनरेशन का। इसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी।
ऐसा नहीं है कि जो पी पूछ आपके पास पड़ी है उससे उसने पूरी छिपकली बना दी। इतना हाई लेवल का रीजनरेशन छिपकली में नहीं होता, ना हम में होता है। ऐसा नहीं कि हमारा थोड़ा सा ये कट के थोड़ा सा गिर गया उससे नया धीरेन्द्र सिसोदिया बन गया, ऐसा हो जाए तो फिर तो ठीक है। तो इतना हाई लेवल का रीजनरेशन नहीं होता, लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे एक आता है सी अर्चिन, सी अर्चिन में सबसे अलग ही लेवल का रीजनरेशन होता है। आप सी अर्चिन को लीजिए, आप गूगल देख लेना कैसा दिखता है वो। सी अर्चिन को लीजिए और उसको पीस लीजिए, तो पीस करके आप उसको जैसे मेहंदी छानते हैं ना चुन्नी में से, वैसे उसको छान लीजिए। अब सोचो कितना छोटा पार्टिकल होगा वो जो छन करके नीचे आया, उसको पानी में डाल दीजिए, हर एक छोटा पार्टिकल एक सी अर्चिन बना लेगा। इवन हाइड्रा में भी रीजनरेशन से होता है। हाइड्रा की बॉडी का 1/80th पार्ट रीजनरेशन कर सकता है, लेकिन इससे छोटा पार्ट हुआ तो रीजनरेशन नहीं कर पाता हूं। तो इस लेवल तक का हमारे पास होता है। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरिया क्या होता है? सिंपल सा इस तरह की शक्ल का, गंदी शक्ल का होता है, बदतमीज। कान भी होते हैं ना इसके, मतलब होते नहीं है कान इस तरह से ये। तो अगर किसी तरह से ये टकरा जाए किसी से, कोई इसको पकड़ के थपेड़ दे, मतलब अलग अलग कर दे, और किसी भी तरह से ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, ये 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में, 10 हिस्सों में। तो ये देखिए एक चीज, तो ये वाला पार्ट अलग हो गया, 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 अलग हो गया ये पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है ये अपने नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट बना देगा। इसको बोलते हैं रीजनरेट करना। ये वाला इसके पास जिम्मेदारी क्या है? ऊपर वाला भी बना देगा और नीचे वाला भी बना देगा, ये वाला भी बना देगा। बनेगा नहीं बार बार ये मेरे से, कल सा। और ये वाला सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही बनाएगा, ये तो है ही से इसके पास, ऊपर वाला भी बना देगा। तो इस तरह से प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं कि रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड पार्ट ऑफ बॉडी। बेटा तेरे घर खराब चल रहे हैं आज, तेरे पिट सकता है, मतलब मैं कह रहा हूं वैसे। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट और destroyed parts of the body. For example, hydra, planaria, sponges सब में होता है, ठीक है। Exhibit regeneration and can generate a full organism from its body part. अब आप इसको बनाइए, तो डायग्राम बनेगा और आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो रीजनरेशन एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया, तो रिटर्न में है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्हेन अ प्लेनेरिया वर्म समहाउ गेट्स कट, अगर वो कट जाता है इनटू सम पीसेस, कुछ पीसेस में, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, थोड़े टाइम के बाद में, ईच कट पीस ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया वर्म ग्रोस इनटू अ कंप्लीट प्लेनेरिया वर्म। तो ये होता है। तो और इवन प्लांट्स में भी रीजनरेशन होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। उसमें छोटा सा बीज पूरा का पूरा प्लांट बना देता है, तो वो भी आपका टोटीपोटेंसी में काउंट होता है। अगला है हमारे पास व्हाट इज अ फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? एक्सप्लेन इट इन स्पाइरोगाइरा। प्लेनेरिया वो पहला इंसान था, मतलब इंसान था बोल रहा हूं, पहला ऑर्गेनिज्म था जिसमें आई स्पॉट मिला था, जो सिर्फ लाइट आ रही है या नहीं आ रही है सीधे डिटेक्ट कर पाता था। उसको दिखता तो था ही नहीं। आइए अगला है फ्रेगमेंटेशन। इस तरह का होता है स्पाइरोगायरा, इस तरह से। प्लांट जो है पूरा एक तरह से
तो इसमें क्या होता है, जब किसी तरह से इसके भी टुकड़े हो जाते हैं, देखो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, ठीक है। पहली बात तो ये बता दूं, तो इनमें कोई डिफरेंस होता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि फ्रेगमेंटेशन में जो टुकड़े होते हैं वो बड़े होते हैं थोड़े से, जबकि रीजनरेशन में छोटे टुकड़े भी बहुत हो सकते हैं। तो बाकी कोई खास डिफरेंस इसमें है नहीं, ना ही कोई आपसे पूछने वाला है। तो ये जो टूटे हुए पार्ट हैं आपके, ये आगे की तरफ जाकर के एक नया फ्लेजेला मतलब स्पाइरोगायरा बना देते हैं। डायग्राम वही सेम है, इस तरह से। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी, स्क्रीन पर है आपके। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसी, ठीक है, इनटू 2 और मोर पीसेस। इसमें बहुत ज्यादा पीसेस नहीं कर सकते, समुद्री जो सी अर्चिन था उसमें आपने बहुत सारे कर दिए थे, ठीक है, ओके। ऑन मैच्योरिंग, जब वो मैच्योर हो जाता है तब, ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, इट इज फाउंड इन स्पाइरोगायरा। When a mature Spirogyra filament undergoes fragmentation, it produces 3 or more daughter Spirogyra. These daughter grows into a complete Spirogyra. चलिए, तो ये था। अब आपसे बोलता है बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या फर्क है। बाइनरी फिशन चल रहा है ना कैमरा। बाइनरी फिशन में आपके पास 2 ही बनते हैं, 1 से 2, जबकि फ्रेगमेंटेशन में 2 से ज्यादा भी बनते हैं। बाइनरी फिशन अमीबा यानी कि यूनिसेलुलर में होता था, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा यानी कि मल्टीसेलुलर में होता है। चलिए अब आप बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, आइए देखिए प्लांट की बात करते हैं। इधर देखिए, प्लांट्स में होते हैं हमारे पास 2 तरह के पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है सेक्सुअल पार्ट। ऐसे कर सकते हैं। वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं आपके पास रूट, सेक्सुअली लिखा है ना, स्टेम और लीव्स, जबकि सेक्सुअल पार्ट में आता है हमारे पास फ्लावर, सीड, ठीक है, वो भी सही है। अगर आपके पास नया प्लांट रूट, स्टेम और लीव से बनता है तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव इसमें कई सारी तरीके में आ सकता है। जैसे आपके पास बात करते हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, अलग तरीके से। लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें होता है, बोगनविलिया, पत्थर चट्टा, स्पेलिंग देना बोगनविलिया। हाँ, बोगनविलिया क्या होता है फिर? नहीं, ब्रायोफिलम, हाँ ब्रायोफाइलम भी है, बोगनविलिया भी होगा यार। ये कहां से याद आ रहा है मेरे दिमाग में। ब्रायोफाइलम तो पत्थर चट्टा होता है। रूट से किसमें होता है, पोटैटो स्टेम होता है, कंजर है। और रूट से किसका था, स्वीट पोटैटो, हाँ स्वीट पोटैटो हो सकता है। कैरेट अंडरग्राउंड रूट है, और स्टेम में होता है हमारे पास रोज और शुगर केन, बांस। स्पेलिंग सही है, मुझे लग भी रहा था खाली जगह। ओके, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग सिलेबस में नहीं है, ठीक है, स्कूल में पढ़ा दिया होगा बट इस सिलेबस में नहीं है। वैसे कटिंग किसमें होती है, रोज में, शुगर केन। लेयरिंग किसमें होती है,
जैस्मिन, इनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ग्राफ्टिंग फ्रूट्स में होती है, एप्पल, मैंगो। हाँ फ्रूट्स में हो सकती है, ये कहते हैं फ्रूट्स, जैसे एप्पल मैंगो लिख लो। क्या क्या एग्जांपल में लिखाया था पिछली बार? ठीक है, तो ये सब आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काउंट होता है, लिख लीजिए इसको। ये जो ब्रायोफिलम में है, कहा गया ये, तो इसमें जो जैसे ब्रायोफिलम है तो इसके जो मार्जिन्स हैं कोने वाले, यहां पर छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं जो नया प्लांट बना सकती हैं। कहां पर? मार्जिन्स पर। ये याद रखना, हर जगह नहीं, पूरी बॉडी में नहीं, ओनली एट मार्जिन। बर्ड की तरह। हाँ, buds are formed। हाँ, लेयरिंग में क्या होता है कि सपोज करो ये आपके पास कोई प्लांट है, ये ऐसा प्लांट होना चाहिए जिसकी डालियां लचीली होनी चाहिए। तो आप क्या करो, इसकी डाली पे पकड़ करके इसको जमीन पे गाड़ दो इस तरह से, यहां मिट्टी इट्टी डाल करके पानी आनी देना शुरू कर दो, तो यहां से एक नया प्लांट अपने आप बन जाता है। इसको बोलते हैं लेयरिंग। हाँ, जैस्मिन की थोड़ी सी ऐसी होती है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आप देख सकते हैं इसमें सीड की जरूरत नहीं पड़ी। तो जिन प्लांट्स में सीड बनते ही नहीं है, ठीक है, उनको पैदा करने के लिए एकमात्र तरीका है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखते हैं क्या क्या फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, एडवांटेजेस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किसके? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। पहला, इसमें जितने, जैसे आपने बीज की बात करते हैं, आपने 100 बीज लिए तो 100 प्लांट नहीं बनते, हो सकता है 40 बन जाए, हो सकता है 60, हो सकता है 20, सारे बीज नहीं सरवाइव करते। जबकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सर्वाइवल रेट 100% होता है। नंबर 2, बीज वाले जो प्लांट होते हैं उनकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है अर्ली एजेस में, जबकि लेस अटेंशन की इनको जरूरत पड़ती है। तीसरा, इनमें फ्रूट्स और फ्लावर जल्दी बनते हैं एज कंपेयर टू सीड वाले से। और जो इंपॉर्टेंट है कि ऐसे प्लांट जिसमें सीड ही नहीं बनते, जैसे बनाना, ऑरेंज, नए वालों में नहीं होते, बनाना हो गया, ग्रेप्स, सर ग्रेप्स में होते हैं, मेरी भी मान लो, etc आर सीडलेस प्लांट। सो ये जो प्लांट है, अब ये सीड होता ही नहीं है तो इनको बनाओगे कैसे? एकमात्र तरीका क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपके घर में कोई आम का पेड़ है और वो आम का पेड़ आपको, उसके जो आम है वो बहुत मीठे आते हैं, बट उसकी एक उम्र होगी। अब अगर आपने उसको फ्लावर या सीड से पैदा करा दोबारा से, तो सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसमें नए कैरेक्टर आ जाएगा, हो सकता है उतना मीठा ना हो। तो वही कैरेक्टर रेप्लिकेट करने हैं तो आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सहारा ले सकते हो। तो सेम कैरेक्टर ऑफ पैटर्नल प्लांट, ये सब लिखा हुआ है आपके पास, कैन बी रेप्लिकेटेड। तो ये काम आप कर सकते हो। और देखते हैं कुछ छूट गया हो तो। द सर्वाइवल रेट फ्रॉम ओनली वन, अच्छा इसमें एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, ये तो लिखा ही नहीं हमने, दो की जरूरत ही नहीं है, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है सही।
वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सब प्लांट्स रेज बाय, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फायदे। हाँ, एलोवेरा वेजिटेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन के बाद में हम चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। पहले पढ़ेंगे हम फ्लावर में और फिर पढ़ेंगे ह्यूमन में, यही है ना।